अगर तो आपको गरीब बनना है, सबसे पहले ईएमआई लो, घर में लो और बैंक का पट्टा अपने गले में डलवा लो। बैंक ने आपको बना दिया है। रोना मत कि मैं गरीब मरूंगा। अच्छा, मेरी जेब में कितने पैसे होने चाहिए कि मैं प्रॉपर्टी का ख्वाब देखूं? आपकी स्ट्रेटेजी क्या बात कर रहे हैं आप? जीरो। कैसे? डिकोड तो यही कर रहा है कि ज्यादा समझदारी वाला फैसला क्या होता है कि मैं रेंटल इनकम का सोचूं, दुकान के जरिए, कमर्शियल के जरिए या रेजिडेंशियल के जरिए? तो अगर तो आप फ्लैट लेने जा रहे हो तो ये वीडियो तो मत देखना, क्योंकि आपके चीथड़े उड़ाने लगा हूं मैं। पैसे को आग लगा दोगे तो ज्यादा बढ़िया फ्लैट में से डालना। क्या गेम है ये? ट्रस्ट वाला गेम फिर क्या है? अमीर लोग, कभी आपको पता चल सकता कि अंबानी और अंदानी के पास, उनके बच्चों के पास क्या क्या है? नहीं, कभी नहीं पता चल सकता, क्योंकि वो भी यही गेम खेलते हैं। प्रॉपर्टी कीमत इस तरीके से कंपाउंड होकर के आसमान पहुंच रही है, मैं कैच और ग्रैब कहां पर करूं? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है जसमीत जी। दोस्तों, सिक्कों की खनक और पैसों की ठसक एक ऐसी चीज है कि आपके ख्वाबों में तो होती है, लेकिन बहुत बार आप स्कैमस्टर्स के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी जाल में नहीं फंसेंगे, ये विश्वसनीयता है इस प्लेटफॉर्म की। मैं स्कैम की बात नहीं करता और न ही किसी भी तरह का रिकमेंडेशन स्टॉक्स, प्रॉपर्टी या असेट क्लास में पैसे कमाने के लिए हम देते हैं, बल्कि हम आपको ये कहते हैं कि आप किसी भी तरह के घपले और घोटाले से बचें। आज आपको बचाने के लिए पैसों के एक ऐसे इंजीनियर डॉक्टर मेरे पास हैं जो देश के जाने माने प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर, बिजनेस एक्सपर्ट, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको असेट क्लास में क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी अपने पैसे जाया ना हो, वेस्ट ना हो, इसके लिए क्या करें और क्या ना करें, यह सही रास्ता दिखाने वाला एक टॉर्च बियरर मेरे साथ में है, जो लालटेन लेकर के मेरे साथ चले गई। बिहार वाली लालटेन नहीं है, ना 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 ना, ये है रोशनी वाली लालटेन जो आपको लेकर के चलेंगे। नन अदर देन जसमीत सिंह जी मेरे साथ में हैं। सर, थैंक यू सो मच मुझे अपना बेशकीमती समय देने के लिए। और चूंकि रवायत यह है कि सबसे पहले थैंक यू बोलूं, लेकिन आज मैं ये रवायत इसलिए तोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर तहे दिल से माफी मांगूंगा, क्योंकि आपको इस पॉडकास्ट के लिए 1.25 घंटा 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, और फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान है, एनर्जी है। क्या ताकत है आपकी? गाली ना देना। जब अच्छा होस्ट हो तो उसको उसकी तारीफ करना। कॉफी लेके आते रहना बस। ओह अच्छा, आपकी एडवर्टाइजिंग होगी थोड़ी सी। अभी नहीं करूंगा, कॉफी लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं है वेट की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई अप्रिशिएट इट। सर, ये बताइए, ऐसे तो आप मेरे साथ में इतनी मीठी जबान से बोलते हैं, और आपकी जबान मीठी भी है, आर्टिकुलेटेड भी है, शब्द भी हैं, शब्दकोश भी है, लेकिन बार बार आप व्यूअर्स को अलग अलग इंटरव्यूज में डांटते क्यों रहते हैं? जब पैसों का सजेशन देना है, जब इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो साथ ही आप डांटते क्यों हैं? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। जब आपको कुछ वर्ल्ड क्लास करना होता है, जब आपको गोल्ड मेडल जीतना होता है, तो कोच का काम क्या होता है? स्ट्रिक्ट होकर के आपको आपकी क्लास लेना। करेक्ट। अगर आपको बीमारी है, जो कि आपको भी बीमारी है गरीब माइंडसेट की, उसको ठीक करने के लिए अगर मैं डॉक्टर थोड़ी सी सुई लगा के आपकी जिंदगी बढ़िया कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? सर, तो पैसों वाली सुई लगाइए ना। आप बहुत बार क्या होता है, मोटी वाली सुई लगा देते हैं, वो कि गरीबों, अगर पैसे बनाने हैं, पैसे बचाने हैं और स्कैम से बचना है तो ये करना है। तो गरीबों, दोबारा से सुन लो फिर। पैसा होना जरूरी नहीं है। ये जो रोने धोने की हमें आदत पड़ गई ना कि भाई पैसा पैसे को खींचता है या पैसे से ही पैसा बनता है, ये सब बकवासबाजी है। पता क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक्सक्यूज देना चाह रहे हो। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्सक्यूज देना बंद कर दोगे ना, तब आपको रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ। आप करना ही नहीं चाहते क्योंकि आप काम चोर हो। और मैं जो हूं वो स्ट्रिक्ट डॉक्टर, स्ट्रिक्ट कोच, सिंपल सी बात है। उसका मतलब यही है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वर्ल्ड क्लास हो जाओ, अपने माँ बाप बच्चों की जिंदगी बढ़िया कर लो और एज अ टॉप 1% जियो, जो कि हमारे क्लाइंटल और मी माई सेल्फ जैसे जी रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्या आप नहीं चाहोगे कि आप अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को बिजनेस क्लास में घुमाएं? बिल्कुल चाहेंगे। आप नहीं चाहते कि आप टॉप 1% की तरह जिंदगी जिए? ऑफ कोर्स यस। पर प्रॉब्लम ये है कि 1% जो टॉप 1% लोग हैं, वो अपने आप को ना रोज टेस्ट करते हैं। वो अपने आप को रोज
आग लगाते खुद ही अंदर से कि भाई आग इसलिए लगा जाती है ताकि जो आपका जो गंध है ना आसपास का वो निकल जाए। आग को वाइल्ड फायर भी ऐसे यूज किया जाता है क्योंकि जो गंदे या जो वीक पत्ते होते हैं उनको निकालने के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है। पर आप इतने कामचोर हो और आप करना नहीं चाहते हो पर बोलते बहुत कुछ हो। या तो करो या तो बोलो मत, बड़ी सिंपल सी बात है। टॉप 1% आपको रोते हुए नजर नहीं आएंगे, वो विक्टिम हुड माइंडसेट से आपको नजर नहीं आएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि 1.25 घंटा लेट हो गया तो मतलब रोने लग जाएंगे। वो समझते हैं कि भाई दुनिया में ऊपर नीचे चलता रहता है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा भाई जो हो रहा अच्छा हो रहा। अब ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये 99% लोगों में नहीं है। और आप कैसे क्यों फिर आप क्यों डिजर्व करते हो? या तो रोना बंद, या तो काम शुरू। बस ये इतनी सी है बात, बड़ी छोटी सी, पता आपको भी है पर पता नहीं आप कितने गंदे माइंडसेट में बैठे हुए हो कि आपको पता होने के बावजूद भी आप उस पर कर्म नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपको लगता है मैं अमीर कल हो जाऊं। ब्लिंकिट ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। क्योंकि आप करते हो ब्लिंकिट, सब कुछ 10 मिनट में आ जाता है, उससे आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। किसी भी पेड़ को बड़ा होने से पहले उतना ही नीचे जाना पड़ता है। वेरी ट्रू, यस। किसी भी जब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जब सबसे बड़ी बिल्डिंग उस टाइम पे बनाई गई थी, जितनी आपको वो जो बिल्डिंग है ऊपर नजर आ रही है वो उतनी नीचे भी है। आपको नीचे जाना नहीं है। नीचे जाने का मतलब है अपने अंदर आपको जाना नहीं है। आपने मेरे से पूछा था ऑफ कैमरा क्या वायरल हो रहे हो, बड़ी देर होगी। मैं 2017 से टिकटॉक पे और वीडियोस बना रहा हूं, कंसिस्टेंटली बना रहा हूं। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि मैं वायरल हो रहा हूं। मेरे दो पेज मैं मेरे इंस्टाग्राम पे आपको दिखाऊंगा मैं। एक इंस्टाग्राम जिस पे आपने मेरी टीम को रीच आउट करा जी, दूसरा इंस्टाग्राम मैं आपको दिखाऊंगा उस पे मेरे सिर्फ और सिर्फ 500 फॉलोअर हैं। और उस पे पता कितने पोस्ट है भाई? 4200 पोस्ट डाले हैं मैंने 4200 बड़ी गलती करके उसके बाद मैं ग्रो हुआ हूं। आप 5 के बाद बस। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल गई और आप जानते हैं कि मैं ब्रेकिंग न्यूज वाला जर्नलिस्ट हूं कि आज राष्ट्रवादी राशिद की स्टूडियो में ही लग रही है क्लास। ये 7-8 मिनट का पॉडकास्ट हो गया है और मेरी अपनी क्लास लगाने वाला पहला गेस्ट मुझे मिल गया है। और सर ये मेरा प्रोमो मटेरियल भी होगा। अगर तो आप चाहते हो मैं झूठ बोलो तो मैं इससे अच्छा है मैं अभी कॉफी यही है आप पे छोड़ के मैं बाहर चला जाता हूं। नहीं, मैं आपकी पर अगर आपने बुलाया है तो आपको सुनना तो पड़ेगा क्योंकि ये है सच है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। और अगर आप मान जाते हो तो आपकी जिंदगी ही बढ़िया होगी। तो अगर तो आपको गरीब बनना है, सबसे पहले EMI लो, घर में लो और बैंक का पट्टा अपने गले में डलवा लो। बैंक ने आपको बना दिया। क्यों? EMI आपने ले ली, नौकरी अब चल रही है, मान लो 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो और आपने नौकरी आपके जो होम लोन है कुछ 40,000 जा रहा है। जिस दिन आपकी नौकरी गई उस दिन बैंक आपका पट्टा खींच लेगा और उस पट्टे में आपके साथ साथ आपका घर भी खींचेगा। ठीक है, कोविड में हो चुका है, बिल्कुल बहुत लोगों के साथ हुआ है। मेरे खुद के 1-2 दोस्त थे जो वहां पे जब इंडिया में रह रहे थे उनके साथ भी हुआ, कुछ न्यूजीलैंड जब ऑस्ट्रेलिया में थे उनके साथ भी हुआ। तो उनको जब मैं ये पहले बोलता था कि भाई अगर इनकम कमानी शुरू कर दिया, बिजनेस बढ़िया कर दिया, अपना घर नहीं लेना। अमीर लोग यही करते हैं बस। अमीर लोग कुछ खास नहीं होते, वो बस अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड पे रख के सोचते हैं। नहीं, आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि एक आम आदमी अपना घर खरीदे ही नहीं? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। अच्छा, लेकिन स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू यानी ऐसा नहीं हो कि कमाई शुरू हो रही है और EMI के बोझ तले दब जाओ, फिर अपने घर का सपना कब देखना चाहिए? मेरे पास में कितना कॉर्पस हो कि मैं ये सोचूं कि हाँ अब मुझे अपने घर का सपना, अपने घर का ख्वाब हो जाना चाहिए। एक और बात, अगर मेरी प्रॉपर्टी की पहली इन्वेस्टमेंट है तो क्या अपने घर में होनी चाहिए या फिर ROI के लिए होनी चाहिए या फिर रेंटल इनकम के लिए होनी चाहिए? और पहले मेरे हिंदुस्तान के व्यूवर्स को केटर करना है आपको, उसके बाद न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया लेकर के जाइएगा आप। ठीक है। सो पहले मैं आपका ये आंसर करता हूं कि जिस बंदे ने मिलियनर बनना है प्रॉपर्टी से,
वो ये 3 चीजें याद रख लेगा, गारंटेड मिलियनेयर। सोच लो, बता के जा रहा हूं, इनमें से फिर भी 90% लोगों ने कुछ नहीं करना, ये भी गारंटी दे के जा रहा हूं। और तो मैं बता रहा हूं, आपने बुलाया तो मैं बताऊंगा, पर ये करेंगे नहीं भाई। 3 चीजें हैं प्रॉपर्टी के लिए, जिस बंदे ने ये ध्यान रख लिया, जिसने अप्लाई कर लिया, गारंटेड मिलियनेयर। नंबर 1, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी किस नाम पे ले रहे हो, किस प्रॉपर्टी पे नाम पे ले रहे हो, सॉरी कंपनी के नाम पे ले रहे हो या ट्रस्ट के नाम पे ले रहे हो। अब गरीब लोग अपने नाम पे लेते हैं, अमीर लोग सिर्फ कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मेरे नाम पे टेक्निकली कुछ नहीं, मैं टेक्निकली गरीब हूं क्योंकि मेरे नाम पे कुछ है नहीं है, सब कुछ तो ट्रस्ट ओन करता है। मैं तो सिर्फ ट्रस्ट का ट्रस्ट ही हूं जी, बस। एक होता है जो गरीब ट्रस्ट का, भाई मैं तो वो। तीसरा, सॉरी सेकंड, कैश फ्लो। अब कोविड में लोगों को घर से क्यों निकाला गया या उनकी क्यों ऐसी सिचुएशन बनी कि उनको घर छोड़ना पड़ा? बिकॉज उनका कैश फ्लो नहीं था। अच्छा, कैश फ्लो ऐसे नहीं था क्योंकि जो एक इनकम जिस पे आप रिलाई कर रहे हो, एक इनकम जब वो गई, साथ के साथ गया आपका घर। समझ आ रही है आपको? समझने की कोशिश करो। नंबर 3, ग्रोथ। तो आपने बोला ROI, यस भाई। जिस बंदे ने ये मैक्रो लेवल पे एग्जीक्यूशन कर ली इन 3 चीजों की, गारंटेड मिलियनेयर। अब ये माइक्रो लेवल पे एग्जीक्यूशन करना थोड़ा सा एक डिफरेंट बात है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको शायद और भी कोई दे दे। मेरे को लगता नहीं है 99.9% लोग आपको ये बता सकते हैं, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं, मैं 5 स्टेप आगे सोच के चलता हूं। सर लेकिन आपने चूंकि कहा ना कि प्रॉपर्टीज ये ख्वाब मत देखो कि आपके अपने नाम से हो, आप ट्रस्ट के नाम से लें, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। करेक्ट। लेकिन अमूमन क्या होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी बनाने और बचाने के चक्कर में लोग सबसे पहले इंडिविजुअल अपने नाम को ही रजिस्ट्री के पेपर पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको गेम का पता नहीं है ना भाई। क्या गेम है ये ट्रस्ट वाला गेम? फिर क्या है गेम? ऐसा है कि कंट्रोल सब कुछ करना है, उसके लिए चाहे कोई सा भी मीन्स लगे, कोई भी तरीका लगे, कोई भी स्ट्रक्चर लगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। गेम ये है कि उसको कंट्रोल करना है, ओन कुछ नहीं करना है। अच्छा 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 अच्छा। अब ट्रस्टी का काम जो है, मेरा काम जी, वो कंट्रोल करना है बस, ओन कुछ नहीं करना। अच्छा, पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है फंक्शनल सिस्टम में? वो नहीं होती, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली द रीजन। मैं क्या ओन करता हूं मैं आपको क्यों बताऊं? वाई? मैं अमीर लोग, कभी आपको पता चल सकता कि अंबानी और अंदानी के पास, उनके बच्चों के पास क्या क्या है? नहीं, कभी नहीं पता चल सकता, क्योंकि वो भी यही गेम खेलते हैं। अच्छा। अब ये कुछ गरीब जो कमेंट करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं पता बेटे, बच्चे हो तुम, ये अमीरों की गेम है। सर लेकिन मिडिल क्लास भी तो देखने की कोशिश कर रहा है, उसका भी ख्वाब है कि हम भी तो अपने नाम के साथ में अमीर जैसा टैग जोड़ें, और वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजी आज की तारीख में जसमीत जी बता रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी से अगर हम चलते हैं तो फिर ऐसे में हमारा टिकट साइज हमें बड़ा करना पड़ेगा। यानी हमें सबसे पहले करोड़ों अर्न करने पड़ेंगे और उसके बाद अपनी रणनीति बनानी होगी। तो क्या उससे पहले सिर्फ हम SIP, SWP, गोल्ड, सिल्वर, इस छोटे टिकट साइज में ही अटक करके रहें? यानी प्रॉपर्टी एक ऐसा गेम है कि हमारे बाल सफेद हो जाएं तब तक इंतजार करें फिर हम? अब जिसको गेम को नहीं पता वो तो यही बातें करेगा। अब मैंने अपनी पहली डेवलपमेंट जो करी थी सिर्फ $10,000 से करी थी, मतलब 5.5 लाख रुपए से। अच्छा, ओके। उसका मैंने क्या करा भाई, 10,000 दिया, बयाना जिसको हम बोल सकते हैं, ये डाउन, क्विकली डाउन पेमेंट के, भाई ये लो। ठीक है। मेरे को 18 महीने बाद पोजेशन लेना, उस पर ऑलरेडी घर था। ओके। अब मैंने क्या किया कि मैंने उस घर को जाके काउंसिल के पास 5 घर बनाने का और अप्रूवल ले लिया। अब उससे क्या हुआ कि मेरे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो ऊपर चली गई। सो मेरे को बहुत मिनिमम डिपॉजिट डाल के उसके बाद मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका था, इसलिए मैं आराम से उसको सेटल कर चुका। अब ये 99% लोगों को पता ही नहीं है, पर जो रियल एस्टेट से वाले हैं वो मेरे को गालियां देंगे, कहेंगे भाई साहब तू तो सब कुछ बता रहा है, क्योंकि ये चलता है। अब तुम्हें एग्जीक्यूशन नहीं आती, ये आपकी गलती है ना। हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, गरीब ही मरोगे क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट जो है ना वो अच्छा नहीं है। आपको लगता है आपको सब कुछ आता है। हाँ। और मेरे को किसी बंदे की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं ना, फिर भाई कंप्लेन मत करना। मैं पहले भी बोल चुका हूं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, रोना मत कि मैं गरीब मरूंगा, बस वो मत। अच्छा, मेरी जेब में कितने पैसे होने चाहिए कि मैं
प्रॉपर्टी का ख्वाब देखूं, कितने पैसे होने चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या बात कर रहे हैं आप? 0। कैसे? सब कुछ तो ना बताऊंगा। सर कुछ तो डिकोड कर ही दो आप, नहीं, कुछ तो डिकोड कर ही दो आप। डिकोड तो यही कर रहा है कि अगर आपको नेगोशिएशन करनी आती है तो बहुत कुछ हो सकता है। चलिए, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट के साथ में मैंने चूंकि कहा था ना, शुरू कर लेते हैं। ये तो स्ट्रेटेजी की बात हो गई। स्ट्रेटेजी नंबर 2, मैं फ्लैट में जाऊं, लैंड लूं। अगर मैं लैंड लूं तो ये एग्रीकल्चर होनी चाहिए, रेजिडेंशियल होनी चाहिए, या फिर कुछ और। इसके अलावा आप ये भी हमें समझाएं कि ज्यादा समझदारी वाला फैसला क्या होता है, कि मैं रेंटल इनकम का सोचूं, दुकान के जरिए, कमर्शियल के जरिए, या रेजिडेंशियल के जरिए। तो अगर तो आप फ्लैट लेने जा रहे हो तो ये वीडियो तो मत देखना, क्योंकि आपके चीथड़े उड़ाने लगा हूं मैं। अच्छा, पैसे को आग लगा दोगे तो ज्यादा बढ़िया फ्लैट में से डालने में। सर बिल्डर्स आपको बहुत बीप बीप बोलने वाला है, मैं अरे सच मेरे बता रहा हूँ को सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ज्यादा गालियां देना ताकि मेरा मेरी एनर्जी जो है, मेरी वाइब्रेशन जो है ऊपर जाए। प्लीज थोड़ी ज्यादा गालियां देना, कम मत देना प्लीज। कमेंट्स में भी बिल्डर्स जो भी है भाई, डेवलपर, सब देना, दबा के देना। अगर मेरे को गालियां खा के मैं अगर लोगों का भला कर सकता हूं तो प्रॉब्लम क्या है? कोई बाइक दब के मजा खुल के देना। यानी पैसे बनाने हैं और पैसों की कंपाउंडिंग करनी है तो फ्लैट आप बिल्कुल भी ना लें। आग लगा देना पैसे को, मैं बोल रहा हूं आपको। सर लेकिन या मेरे अकाउंट में डाल देना, वो बात अच्छा, अलग है। लेकिन क्या है कि पोस्ट कोविड 2021 के बाद में जिस तरीके से बूम आया वापस से प्रॉपर्टी, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, नोएडा में चूंकि रहता हूँ। और क्या हुआ कि कई बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उन्होंने जो फ्लैट निकाले, फ्लैट ने भी अच्छा आरओआई दिया है। क्या ये सिर्फ एक वक्त की बात थी या फिर कुछ और है? इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, नहीं आपको बता नहीं सकता। अगर ये समझ गए हम्म, तो शायद इनकी कुछ काया पलट हो जाए, शायद। 90% लोगों ने कुछ नहीं करना फिर भी। अब कभी आपने पूछा है कि कोविड के बाद ऐसा क्या हो गया कि वही प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो डबल और ट्रिपल भी हो गई? कभी आपने पूछा है? दिल पे हाथ रख के बोलना। इन्होंने पूछा ही नहीं है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। ये आपने बोला था ना बोलने के लिए, मैं फिर भी बोल रहा हूं। बीप कर दे रहा है इसको, वो बात अलग है, पर आपने बोला था कि नहीं बोलना, मैं जान के बोलूं। इनको काम नहीं करना है भाई, इनको सोचना नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड 95% लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई ये हुआ क्यों, कोविड के बाद ऐसा क्या हो गया भाई, क्या हो गया। एक्चुअल में आपका महंगाई नहीं हुई है, आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बड़ी नहीं है। अच्छा, फिर आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, क्योंकि कोविड के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करके फ्री में बांटा था। अच्छा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके सब इंक्लूडिंग थे। तो जब भी कुछ प्रिंटिंग होगी, जो कि 1971 से हो रही है, 1971 में यूएस ने जो अपना डॉलर था वो बैक्ड बाय गोल्ड था, उसको अनबैक कर देते भाई अब हम भाई प्रिंट करेंगे। ठीक है। तब से लेके आज तक प्रिंटिंग रुकी नहीं है। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो प्लीज। ये सेंटेंस अगर आपको समझ आ गया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 1971 से जब निक्सन ने जो डॉलर था वो बैक्ड बाय गोल्ड होता था, उसको गोल्ड स्टैंडर्ड से उतार दिया था, और तब से लेके आज तक प्रिंटिंग हो रही है। इसीलिए कभी भी आपको रियल एस्टेट की वैल्यू गिरती हुई ज्यादा नजर नहीं आएगी, गोल्ड की वैल्यू आपको गिरती हुई ज्यादा नजर नहीं आएगी, सिल्वर की वैल्यू आपको गिरती हुई ज्यादा नजर नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम है कि कोविड में, बिकॉज इन्होंने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट करा था, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने, इस करके आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर गई है, कि प्रॉपर्टी की करेंसी गिर गई। सर लेकिन आप तो एक बहुत ही अलार्मिंग साइन दे रहे हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि हम किसी बबल स्टेज में खड़े हैं। फिर तो आपने कहा कि करेंसी हमारी अंडरवैल्यूड है, इस वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं। और अगर ये बात वाकई में सही है तो इसका मतलब कि हम बबल फेज में हैं। और अगर ये बबल बर्स्ट होगा तो क्या प्रॉपर्टी में करेक्शंस भी संभव हैं? बबल फेज में हम हो सकता है कि हमेशा ना एक साइकिल का हाइप साइकिल होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2011-12 के आसपास आपको याद होगा एक बबल बर्स्ट हुआ था। जी, 8 में भी हुआ था। अच्छा, एनसीआर की, अच्छा आप इंडिया की बात कर, ठीक है। जी, इंडिया की।
जी। तो एक बबल बर्स्ट हुआ था, जी। और बबल एक ऐसा बर्स्ट हुआ कि अच्छे अच्छे बिल्डर्स को यहाँ तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ी। और आपने अगर 1 करोड़ का भी कोई फ्लैट लिया है तो आप जगह जगह फिर रहे थे कि 70-80 लाख में भी कोई अगर खरीदने के लिए तैयार हो जाए। क्या ऐसा कोई बर्स्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव में आने वाला है? भाई हमेशा ना इसको बर्स्ट और बूम के फेज में नहीं देखना चाहिए। Okay. प्रॉपर्टी जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है। ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी को छोड़ोगे नहीं, कम से कम आप अपना लैंड नहीं गवाओगे। ओके। पर अगर यही पैसे आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाए, ये जीरो आपके नजर तो जरूर आ जाएंगे। प्रॉपर्टी का वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा? मान लो आपके पास प्रॉपर्टी है, हाँ। ठीक है, आप उस पर रेंट पे डाला हुआ है, उसका रेंट आ रहा है, घर है मतलब लैंड पे, भाई फ्लैट्स मत देना, आग लगा देना पैसे को, ठीक है। तो अगर आप मान लो आपके पास प्रॉपर्टी, आपका रेंट आ रहा है, किसी ने आपको आपने प्रॉपर्टी वो रेंट पे दी थी, रेंट तो आ रहा है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरी है ना, वो हमेशा तो गिरेगी नहीं रहेगी, ठीक है, ऊपर तो जाएगी दोबारा से। पर ये आप स्टॉक्स बॉन्ड्स कहाँ ढूंढोगे आप? समझ रहे हो? पर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है, मैं आपका वो जो पॉइंट है वो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है, इसको लॉन्ग टर्म तरीके से ही देखो। क्योंकि आप रातों रात अमीर होना चाह रहे हो, इसीलिए आप स्टॉक बॉन्ड सब में पैसा लगाते हो। आई स्वेयर टू गॉड, भाई मानेंगे नहीं, ये रातों रात अमीर होना चाहते हैं। कभी भी कोई ट्रेडिंग करके अमीर हुआ है? इन्वेस्टिंग करके तो अमीर हो सकते हैं, बंदे हो सकते हैं अमीर, पर ट्रेडिंग करते हुए कौन है? मेरे को बताओ आज। बात वैसे काम की है, हालांकि मैं पूरी तरह से एंडोर्स नहीं करूंगा क्योंकि ये शुरू से मेरी क्लास लेने में लगे हुए हैं, पूरी तरह से एंडोर्स नहीं करूंगा, लेकिन है तो काम की बात। क्योंकि दुनिया में अगर अमीरों की लिस्ट की बात करते हैं तो फिर आप वॉरेन बुफे की बात करते हैं, और वॉरेन बुफे इज अ टॉप क्लास इन्वेस्टर, ही इज एन इन्वेस्टर, ही इज नॉट अ ट्रेडर ब्रो। सर एक बात ये बताओ, आप बहुत मतलब आप कई बार मुझे कसाई जैसे लगते हैं, आप जानते हैं क्यों? इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के लोग ये क्या करके गए हैं, SIP करो, रियल स्टेट में मत जाओ, गोल्ड सिल्वर में चले जाओ, रियल स्टेट में मत जाओ, रियल स्टेट क्रैश भी हो जाएगा, यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, फिर आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। किस चीज की ट्रांसपेरेंसी नहीं? मेरे को थोड़ा सा सर एक मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा का। यहाँ पर 2 तरह के लैंड चलते हैं, एक होता है लीज होल्ड और एक होता है फ्री होल्ड। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके मुकाबले मेरा ज्ञान बहुत कम है, ये भी बता दूं, क्योंकि आपकी 3-4 जनरेशन इसी बिजनेस में है। लेकिन क्या है कि जो फ्री होल्ड का बिजनेस है ना, इसमें इतना स्कैम है। लोग ये कहते हैं कि भाई आप फ्री होल्ड में कर दें, सस्ती जमीन मिल जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर आप चले जाएं, वहां पर इतने स्कैम्स हो रहे हैं, एयरपोर्ट के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, फ्री होल्ड के तौर पर। हरियाणा के गांव लग जाते हैं, उसमें आप फ्री होल्ड, यूपी के गांव लग जाते हैं, इसमें फ्री होल्ड। तो सर पैसे गंवाने के चांसेस भी तो हैं। हर इन्वेस्टमेंट में पैसे गंवाने के चांसेस होते हैं। ओके। आप कुछ खरीद रहे हो, जिंदगी भर की पूंजी लगा रहे हो, ड्यू डिलिजेंस करना आपका काम है, किसी और का काम है? बिल्कुल बिल्कुल मेरा काम है। करेक्ट जी। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो अपना गरीब माइंडसेट छोड़ के आप किसी को हायर कर सकते हो। यस ऑफ कोर्स, यस। करेक्ट। एक्सपर्टीज के लिए। जी, हमारा यही काम है भाई। अच्छा, ओके। हम 23 से 24 डाटा पॉइंट्स देखते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा लगाना है तो क्यों लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना। ओके। पर प्रॉब्लम ये है ना भाई, ये इनको पता क्या लगता है देखो गरीबों की सोच है ना, इनको लगता है कि भाई अगर मैं जसमीत को पैसा दे दूंगा ना, तो भाई ये अमीर हो जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। अरे भाई मेरी जिंदगी जबरदस्त है, मैं बिजनेस क्लास ट्रैवल करता हूँ, मौज मारता हूँ, जिंदगी बहुत बढ़िया है। सिडनी में मैं रहता हूँ, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया भाई। जब मैं अपने मेंटोर के पास गया तो उसके पास 60-70 प्रॉपर्टियां थी। 60-70, हाँ जी, दोबारा से आपको बता दूं। ओह, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है वैसे? नंबर्स में सिर्फ बता दीजिए। 7+ है, जो 15 बनेंगी। अच्छा, और ये सारी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? हाँ जी। हिंदुस्तान में नहीं है? हिंदुस्तान में है पर अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं ज्यादा ना बताऊं तो वो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। मेंटोर की बात कर रहे थे आप। 60-70 प्रॉपर्टियां ग्राम के पास थी। अब मैं उसके पास गया हूं तो उसकी जिंदगी में क्या फर्क हो गया भाई? वो मजे मार रहा है, उसकी $1 मिलियन की पैसिव इनकम है। बताओ गरीबों, $1 मिलियन की पैसिव इनकम। इस पैसिव इनकम की कैटेगरीज क्या है? रेंटल है? रेंटल इनकम, सिर्फ और सिर्फ रेंटल, बिकॉज़ ऑल इट डज इज इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, दैट्स इट।
और मैं भी यही करता हूँ। आपका एक क्वेश्चन भी था बीच में जो मैं मिस नहीं करना चाहता था कि भाई लैंड या गोल्ड और सिल्वर। सो 95% ऑफ माय मनी इज इन रियल एस्टेट। अच्छा, पर अगर ये बात समझ आ गई ना, ये मिलियनर बन सकते हैं और ये अपने रियल एस्टेट की लंबी साइकिल भी खेल सकते हैं अगर ये समझ के। तो मेरे पास प्रॉपर्टीज है, पर प्रॉपर्टीज है अलग अलग शहरों में। ऑकलैंड में, हैमिल्टन में, नेपियर में भी है। मैंने आपको बताया नहीं था, हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी। रोटरुआ में, सो और ऑस्ट्रेलिया में कुछ शहरों में है। तो मैं ज्यादा बहुत यहीं पे इसको मैं समझ आ गया आपको। डाइवर्सिफिकेशन विद इन द एसेट क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, जो ये बंदा कर लेगा वो रियल एस्टेट में पैसा बना के उसको होल्ड भी कर सकता है। अच्छा, अब बाकी जो मैं बिलीव करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में बिलीव करता हूँ। 1% ऑफ माई वेल्थ इज क्रिप्टो। अगर वो कल चली भी जाती है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप रियल एस्टेट में 95% ऑफ टाइम पैसा कमा सकते हो, क्योंकि हर एक शहर का साइकिल जो होता है वो अलग होता है, हर एक देश का जो साइकिल होता है वो अलग होता है। इनफैक्ट अब देखो, आप यूएस में 51 स्टेट्स है, राइट? 51 स्टेट्स में न्यूयॉर्क की धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि वहां पे जो नया मेयर आया, जो ममदानी है, वो तो शरेआम कह रहा है भाई मैं सोशलिस्ट हूं और उनका ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पैर भी मैं हिला दूंगा। इस तरह की धमकियां भी लगभग वो दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर मेरे देश में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उन्हें अरेस्ट भी करा दूंगा। इस तरह ममदानी ये भी बात कर रहे हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ममदानी इस तरह की धमकियां दे रहे हैं मेयर बनने के बाद। भाई उसको कुछ नहीं पता, वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। ये मंगता बन के ना डोनाल्ड ट्रंप के पास जाने वाला है, क्योंकि इसने बोला फ्री बसेस, फ्री स्कूल, फ्री फ्री फ्री। कुछ भी जिंदगी में फ्री नहीं मिलता गरीबों। इन्फ्लेशन जो है वो तुम्हारे इनकम पे टैक्स है, पर तुम इतने मूर्ख हो, इतने सोए हुए हो कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा। अब ममदानी कह रहा फ्री दे दूंगा, कहां से दे देगा? सारे बिलियनर्स फ्लाई आउट करके फ्लोरिडा और टेक्सास में मूव कर रहे हैं। बच्चा है क्या तुम? मैं इससे पहले कि इस बातचीत में, इस कन्वर्सेशन में आगे बढ़ूं, एक चीज आप समझिएगा कि अभी तक जो बात हुई है ना, उसका मेजर टेक अवे, अंग्रेजी में टेक अवे और हिंदी में मैं समझाऊं तो सार यानी सारांश क्या है। जसमीत जी का ये कहना है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, पहली बात तो ये कि रिकमेंडेशंस की यहां बात नहीं हो रही, आपके सामने बात ये हो रही कि आप स्कैम से बचें। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप पेपर यानी कागजात, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से देख लें। अब ये अच्छे से देखने में आपको रजिस्ट्री भी देखनी है, आपको चेन भी देखनी है, और ये आपने चूंकि 24-25 पैरामीटर्स बोले हैं, शायद सभी तो एक साथ में कवर नहीं होंगे, लेकिन क्या कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? कि मैं टॉप 3 बता देता हूं। प्लीज बताइए, प्लीज और डिटेल में बताइए। हाँ जी, पॉपुलेशन, कि भाई उस शहर की या उस जगह की पॉपुलेशन क्या है। थोड़ा सा आइडिया देता हूं, इनको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो नोएडा का एक सेक्टर पे हम पहुंच चुके हैं, राइट? अब क्या होगा कि इसके आगे ऑब्वियसली वहां पे भी पॉपुलेशन आनी शुरू होगी। जो उसका नेक्स्ट फेज है ना, फॉर एग्जांपल मान लो अब फेज नंबर आजकल 100 में बहुत आग लगी हुई है, राइट? अब ये आपको देखना कि फेज नेक्स्ट 100 कौन सा बन सकता है। ओके, रियल एस्टेट में आपको 5 साल अहेड थिंकिंग करनी पड़ती है। स्ट्रेटजिस्ट इस करके हूं क्योंकि मैं 5 साल आपसे आगे रहता हूं। आप दुबई में जा जाके पागल हो चुके हो, भेड़ हो इस करके, रोगे आप बाद में जो ये फ्लैट्स ले रहे हैं दुबई में जाके। हमने ऑलरेडी नेक्स्ट दुबई ढूंढ चुके हैं, यानी आपके पास दुबई से भी अच्छे ऑप्शंस हैं। एग्जैक्टली। Which one? अब ये तो नहीं बता रहा भाई, सब कुछ नहीं बता रहा, ठीक है? इनको पैसे खर्चने दो थोड़े, नहीं तो ये गरीब ही मर जाएंगे ये। सो हमारे पास, हम फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं, हम 5 साल आगे हैं आपसे। सो उसमें से सेकंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या आ रहा है। ओके। और थर्ड है कि यहाँ पे कितने लोग ऑलरेडी रह रहे हैं जो वो अपने खुद के घर में रह रहे हैं। क्योंकि अगर वो खुद के घर में रह रहे हैं तो हो सकता है कि वो सोसाइटी और भी बढ़िया बनेगी और रहने वाले लोग जो हैं वो वहां पे आएंगे रादर देन जो इन्वेस्टर हैं। ठीक है, ये टॉप 3 अगर आप ध्यान में रख लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत सिंपल हो जाएगी। पर ये डाटा जो है ना बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है, ये डाटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। दैट इसलिए मैं भारत सरकार को बहुत बारी बोल चुका हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो आपको नॉलेज चाहिए वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपको अपना रियल एस्टेट सेक्टर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा।
जितनी जल्दी कर देंगे, आई स्वेयर टू गॉड, अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया इकोनॉमी बढ़ रही है, वो उससे और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि बड़ा कुछ निकलवा रहे हो आज। मैं ये गेम नहीं खेल रहा हूं आज। गेम अधूरा छोड़ करके तो नहीं जाने दूंगा, ऐसा तो मैं क्योंकि जाता नहीं मैंने वैसे। शुरू में ही कह दिया जो है तो कि मेरे पास में वो सरदार हैं जो बहुत असरदार हैं। जी। कभी भी आपने हिस्ट्री में उठा के नहीं देखा होगा, किसी चीज का भी बूम जो होता है, किसी भी इकोनॉमी का जो बूम होता है, वो हमेशा लैंड से स्टार्ट होता है। ट्रू। इसीलिए आप जितनी जल्दी लैंड को, प्रॉपर्टी को स्ट्रक्चर्ड कर दोगे, अपना रियल एस्टेट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कर दोगे, उतनी तेजी से आप ग्रो कर सकते हो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत सरकार को दोबारा से हर पॉडकास्ट में कोशिश करता हूं ये जरूर करूं कि बहुत, उनको पता तो होगा कि भाई लैंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर ये स्ट्रक्चर में लाना इनको बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि अभी मैं बैठा यहाँ पे हूँ, ट्रांजैक्शंस में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब जगह खुद चल रहा हूँ। ठीक है। सो ये आपको करना बहुत जरूरी है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैं मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैं ना भूलूं। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई ऐसा कौन सा टाइम है जब मेरे को अपना घर लेना चाहिए, और कि भाई मैं कब अपना घर लेने की सोच सकता हूं, क्योंकि हमें एक छत तो चाहिए। 100% एग्रीड। आप मेरी बात पूरी नहीं सुनते हो, पर आप मेरी जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं, मैं जो जान के डालता हूं ताकि हाइलाइट्स में डालें, थोड़ा मसाला मिले आपको, ताकि आप पॉडकास्ट देखो, उसमें से ये बाय एटलीस्ट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बिफोर यू बाय योर ओन होम। ये मेरी थ्योरी है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। बाय एटलीस्ट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बिफोर यू बाय योर ओन होम। क्यों? क्योंकि आपको मेक श्योर करना है कि आप जोन से मर्जी घर में रहें, आपकी जो 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज वो आपको पे करें। रात दिन अगर कोविड कल को हो भी जाता है तो आप बचे के बचे रहोगे। यानी आपको सबसे पहले ड्राई रन कर लेना है, वार्म अप कर लेना है अपने आप को। अपना घर खरीदने से पहले कोशिश ये करें कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी 5 प्रॉपर्टीज हों, ताकि आप पैसों का बैलेंस उसी तरीके से रखें कि आगे चल करके अगर बैंक की EMI का प्रेशर बढ़ता भी है तो आप उसे हैंडल कर लें। ये एक अच्छा समझदारी वाला फैसला हो सकता है। और जैसा मैंने बीच में कहा था, याद रखिएगा, अपने पेपर्स चेक जरूर कर लीजिएगा, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, चेन, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है, इन सभी को एक अच्छे वकील के जरिए या एक्सपर्ट के जरिए आप चेक जरूर कर लेंगे। सर, लैंड की आपने बात की और अभी तक हम लोग जमीन पर हैं। जमीन पर रहते हुए 2 जगह को मैं कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता और अंडर एस्टिमेट तो कतई नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी जबान पर बार बार इन्वेस्टमेंट है अपने घर की बजाय, तभी आप गरीब गरीब बाकियों को कह रहे हैं। हालांकि दिमाग से गरीब कह रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है जसमीत जी। माइंडसेट से गरीब हो, ऑनेस्टली माइंडसेट से गरीब हो आप वो कर रहे हो जो बस आपने सुन लिया, आपके माँ बाप ने कर लिया, या मेरे चाचे का लड़का, या मेरे मामे का। अरे भाई क्यों क्या मतलब क्या इस चीज का? आप बनना टॉप 1% चाहते हो, हरकतें 99% वाली है, कैसे बन जाओगे? नहीं, ये मेरी तरफ क्यों था? नहीं, आपकी तरफ नहीं था, वो कैमरे की तरफ था। ठीक है भाई, राशिद को बुरा नहीं लगना चाहिए। अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, जब खत्म होगा तब करेंगे। दो जगह थोड़ी और बोल दूंगा। दो जगह को लेकर के मैं आपकी तरफ यूं ऐसे ऐसे इशारा कर रहा हूं। 2 जगह, एक यमुना इन्वेस्टमेंट की बात और ROI की बात। आजकल बड़ा बूम है और एंडोर्समेंट ये होती है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आप पैसे लगाते हैं तो शायद आपके लिए इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा नाम दिया जाता है गुजरात का के धुलेरा का। इन दोनों को लेकर के आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? धुलेरा का जो सारा मार्केटिंग हो रही है वो कुछ ऐसे ही कि टाटा और बिग कंपनीज वहां पे आ रही है। आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। लेट्स जस्ट से कि आपको लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियली कुछ हो सकता है, फैंटास्टिक, पर उससे और भी सेफ ऑप्शंस या और भी सेफ स्ट्रैटेजीज हम रखते हैं, जिसे हमें पता है कि भाई इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो इनका पैसा जो है वो डबल तो हो ही सकता है कुछ सालों में। उसमें एग्रीकल्चर जो लैंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा जी, क्योंकि मैंने अभी पीछे एक वीडियो डाली थी कि भाई जिस बंदे को अगले 10 साल में पैसा कमाना है रियल एस्टेट में, उसको एग्रीकल्चर और डाटा सेंटर्स, ऐसा कोई भी लैंड अगर आपको मिलता है जहां पे आप ये दोनों कर सकते हो, आप पैसे गारंटेड कमाओगे। सो आप सिर्फ और सिर्फ जिसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रही है उसके बाद आप ड्यू डिलिजेंस नाम की जो चीज होती है वो भी आपको करनी जरूरी है। क्योंकि अगर आप ड्यू डिलिजेंस नहीं करोगे, कुछ गवाते हो, तो ये आपकी खुद की गलती है।
अब वो चाहे वो डलेरा हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस हो, चाहे वो जो मर्जी हो, ठीक है, वो एक डिफरेंट मैटर है। तो सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस को लेके पागल नहीं हो जाना। ड्यू डिलिजेंस नाम की चीज जो है वो हर कोई बंदे को करनी चाहिए। जब एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं ना, बड़े शौकीन किस्म के लोग आजकल एक और भी शौक रखते हैं ना, फार्म हाउसेस। जी, यहीं नोएडा में अगर आप चले जाएं, यमुना बैंक से लगे हुए ऐसे फार्म हाउसेज हैं कि इस बार बारिश की वजह से पूरे नदी में तब्दील हो गए, तालाब में तब्दील हो गए। एग्रीकल्चर लैंड, रियल एग्रीकल्चर लैंड की बात आप कर रहे हैं या फिर फार्म हाउसेस की बात कर रहे हैं? रियल एग्रीकल्चर लैंड, इसकी पहचान क्या होनी चाहिए? इसमें ड्यू डिलिजेंस थोड़ा सा बता दें कि क्या होना चाहिए, क्योंकि अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी एग्रीकल्चर लैंड की बात होती है, फार्म हाउस सोचने लगते हैं, क्योंकि फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऑप्शन तो नहीं होता है। नहीं, फार्म हाउस तो सिर्फ लग्जरी है। वो तो लीजर है। जब आपने इतना पैसा कमा लिया है, 10-15 प्रॉपर्टीज हैं, तो भाई कह रहे हैं यार अब एक फार्म हाउस चाहिए। ठीक है, अंटिल अनलेस आप सल्लू भाई हो तो फार्म हाउस नाम मत लेना, कोई फायदा नहीं। सल्लू भाई के पास पैसा बहुत है ना, क्या करें। सल्लू भाई कह रहे भाई मेरे को नहीं रहना मुंबई में, मेरे को फार्म हाउस चाहिए। कुछ लोगों को समझ और भी कुछ आ गया होगा, पर मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता। वैसे मैं बताऊं, मैं मीका सिंह के फार्म हाउस पे गया हूँ, ये गुड़गांव के पास में बहुत शानदार फार्म हाउस है। उन्होंने शिकारा भी रख रखा है उस फार्म हाउस में, वो घुड़सवारी भी करते हैं। मैंने उनका खुद ही पर्सनली इंटरव्यू किया है, और वो भी हॉर्स राइडिंग करते हुए मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। और आप ये ठीक कह रहे हैं कि जब आप लैविश लाइफ जीने लगे उसके बाद फिर आप सोचें फार्म हाउस को लेकर के। सर, दुकानों को लेकर के आपका ओपिनियन क्या है? कमर्शियल्स, अच्छा कमर्शियल्स में भी कई कैटेगरी है, समझिएगा। हाई स्ट्रीट रिटेल, मॉल, सोसाइटी शॉप्स, इस तरीके के ऑप्शंस हैं बड़े शहरों में। मैं अभी टियर 2 की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन बड़े शहरों में इस तरह के ऑप्शंस हैं। इन कमर्शियल ऑप्शंस को लेकर के आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, और तब व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ये डिपेंड करता है कि भाई आप कौन से फेज में हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो शॉप्स आपको नहीं लेनी। ओके, ये इमोशनल डिसीजन है। अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रिटेल भी नहीं लेना। ओके, अनटिल अनलेस आप उसका लैंड जो पोर्शन है वो आप खुद ओन कर सकते हो। अच्छा, बार 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 बोल चुका हूं, लॉर्ड बनने के लिए जमीन पे लैंड खरीदना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब दूसरे लॉर्ड बनने की कोशिश मत करना, वो एक ही है, उसको तंग करने की कोशिश मत करना। नहीं, एक और है लॉर्ड बॉबी। उनको नहीं जानता भाई, उनके लिए भाई सॉरी, आपको नहीं जानता, मैंने देखा भी नहीं आपको। बॉबी देओल की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, बॉबी देओल ने जब से बॉलीवुड में अच्छी, क्योंकि शुरू से ही आपका फोकस लैंड पर है ना, आप जमीन पर ही आपका फोकस ज्यादा रह रहा है, और आपकी स्ट्रेटेजी में ये जा रहा है। तो मैं क्यों ना अब टियर 2 सॉरी, मैं उसको कंप्लीट कर देना चाहता हूं। प्लीज। पर अगर आप ये जो एक्यूमुलेशन फेज में है, जो कि अगर आप मान लो अभी अपनी जिंदगी की फाइनेंशियल जर्नी में स्टार्टिंग है, तो उसको हम एक्यूमुलेशन फेज को बोलते हैं। हमारे हिसाब से 2 फेजेस होते हैं, एक एक्यूमुलेशन होता है, एक डेट रिडक्शन फेज होता है। अच्छा, डेट रिडक्शन फेज में आप बेसिकली अब क्या कर रहे होते हो कि आप सिर्फ प्रिजर्वेशन कर रहे होते हो। ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं जिसको हम सिडनी में प्रॉपर्टी लेके देते हैं कमर्शियल, 4 मिलियन की, 6 मिलियन की, 10 मिलियन की। उनका जो गोल है वो प्रिजर्व करना है वेल्थ को, रादर देन आरओआई क्या आ रही है। क्योंकि उनको पता है कि भाई सिडनी जो है वो बादशाह है ऑस्ट्रेलिया का, तो पैसा तो मेरे को आज नहीं तो कल दे ही जाएगा। आप कौन सी स्टेज पे, वो डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आप एक्यूमुलेशन फेज में हो तो दुकानों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, या किसी भी चीज में जिसमें लैंड नहीं है उसको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे अच्छा आप एक काम कर सकते हो, आप सेकंड टियर सिटी में जाके कमर्शियल लैंड खरीद लो, और उसके ऊपर आप कुछ बिल्ड करवा सकते हो, बिल्ड करवा लो। अगर आपने कुछ और बनवाना तो और बनवा लो, बट दैट इज शुड बी योर स्ट्रेटजी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास पैसा बहुत है, जैसे सल्लू भाई हैं और मिका जी कह रहे हैं फार्म हाउस पे रहना है, पैसा फालतू है ना, कुछ करना नहीं है, प्रिजर्व करना है वेल्थ को। अच्छा, जिसको मैं प्रिजर्व बोल दो, प्रिजर्वेशन अगर वेल्थ को करना है, उस फेज में आप हाई स्ट्रीट जो रिटेल है उसको कंसिडर किया जा सकता है। हम डाटा ड्रिवन अप्रोच रखते हैं, हमारी कोई इमोशनल अप्रोच नहीं है। सिंपल सी बात है, डाटा काम करेगा खरीदनी है, डाटा काम नहीं करेगा नहीं खरीदनी। बट ऑब्वियसली हमें ये जानना भी जरूरी होता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, कि आप लो रिस्क हो, हाई रिस्क हो, कंजर्वेटिव हो। अगेन डिपेंडिंग ऑन आपकी एज क्या है, आपके पास क्या पैसे हैं, आप क्या करना चाहते हो। बहुत सारे लोग हमें इंडिया से रीच आउट कर रहे हैं
क्योंकि उनको अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में सेटल करना है, पैसा बहुत है उनके पास, कह रहे भाई ये लो 10 करोड़ भेजो बस मेरे बच्चों को, मैंने तो पैसा कमा लिया जो कमाना था, मेरे को अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं रखना, एंड दैट्स ओके, दैट्स ओके। अगर वो करना चाहे तो मेरे को दिक्कत, पैसा है भाई उनको, जो मर्जी कर सकते हैं, राइट। तो वो कह रहे भाई हमें नहीं यहाँ पे प्रिजर्व करनी है अपनी बात, हमें कोई तरीका बताओ कि हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं, और उनको चाहे वो बिजनेस सेटअप करना चाहे जो भी करना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप वहां पे उनका गोल क्या। सो आपका गोल क्या है? मिलियनेयर गारंटेड, अगर ये बात समझिए। कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले उसका एग्जिट स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं, इसका मकसद क्या है, इसका गोल क्या है, व्हाई एम आई बाइंग दिस प्रॉपर्टी, क्या मेरे को इससे ROI लेनी है, क्या मेरे को इससे कैश फ्लो लेना है, क्या मेरे को इसके एग्जिट मार के नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाना है, वो आपको शुरू से क्लियर होना चाहिए। क्या ये लॉन्ग टर्म होल्ड है, क्या ये शॉर्ट टर्म होल्ड है, चाहे ये बस फ्लिप है। फ्लिप का मतलब है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको ठीक ठाक करा, बेचा। दिस इज हाउ आई मेड माई मनी। उसको BRRRR स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाय, रेनोवेट, रीफाइनेंस, रेंट एंड रिपीट। तो ऐसे मैंने करके पैसा कमाया, उसमें कुछ यूनिकनेस मेरी है जो मैं भाई जमीन बड़ा लैंड खरीदो, पीछे घर डालो, पीछे ग्रैनी फ्लैट डालो, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज़ आपको तीनों जो मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं कि आपको कैश फ्लो भी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको ग्रोथ भी चाहिए। आई एम सो सॉरी, आपको रोक करके मैं अपने घर पे एक संदेशा भिजवा दूं। मेरे घर वाले जब भी ये पॉडकास्ट देखें, और अगर देख रहे हो तो उनके लिए भी बता दूं, चूंकि मेरे घर पर भी ये कहा जाता है कि फ्लैट में ही रहो, बड़े से फ्लैट में, और मैं ये कहता हूं कि लैंड में चलना चाहिए, अपनी ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन वाला घर होना चाहिए। इसलिए मेरे घर वाले भी जसमीत जी को जरूर सुन लें, और अगर पानी पी करके कोसना है तो इनको कोस सकते हैं, मैं फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, पक्का, यकीनन, गारंटी के साथ में। सर, रिस्क एपेटाइट की एक बात की है अभी जसमीत सर ने। रिस्क एपेटाइट का मतलब ये होता है कि आप पेशेंस रख करके कहां तक जा सकते हैं। रिस्क एपेटाइट का मतलब ये नहीं है कि आप नुकसान कितना सह रहे हैं। सर, चूंकि कोई भी जो पैसा होता है ना, हिंदुस्तानी भाषा पैसा, जो पैसा होता है ना जी, ये पैसा चलता है, इसकी मूवमेंट क्या होती है ना, इसकी मूवमेंट हर कोई ये देखता है मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है, यानी बदले में मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, इस साल क्या हुआ, यानी मैं साल 2025 की बात कर रहा हूं कि 2025 में क्या हुआ कि सोना बढ़ गया 52%, निफ्टी बढ़ा 1%, ठीक है, यानी मैं शेयर बाजार और दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं। रियल एस्टेट कहां जा रहा है, कहां तक जाएगा, इसकी किसी भी तरह की लिमिट नहीं है, लेकिन एवरेज मुझे अपना फायदा, आपने कहा ना कि एग्जिट मुझे समझना पड़ेगा, मैं अपना एग्जिट एवरेज करते हुए कहां तक मान करके चलूं, यानी कितने % का फायदा ROI रियल एस्टेट में सही और अच्छा कहा जाता है। ये डिपेंड करता है भाई, अगेन आप कौन से फेज में हो। ओके, एक्यूमुलेशन फेज में हो के निकलने वाले हो, या प्रिजर्वेशन फेज में हो, ठीक है, क्योंकि अगेन ROI ना डिपेंड करता है कि आप कहां खड़े हो। अच्छा, अगेन कई लोग जिनके पास भाई 100 करोड़ है, वो कह रहे हैं यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ROI क्या करना है मेरे को, बस पैसा बचा दो मेरे को। उनके लिए हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, बट ऑन एन एवरेज इंडिया में ROI अगर आपके पास 10% 12% के आसपास है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पिछले 40 साल का डाटा ये कहता है कि रेजिडेंशियल अगर आपको प्रॉपर्टी है तो आपका जो ROI है वो 7% है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में ROI जो 6% है। बट ऑस्ट्रेलिया की इन्फ्लेशन 2 से 3% रहती है, इंडिया की इन्फ्लेशन 7 से 10% रहती है। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल ठीक, जी हाँ, करेक्ट। सो जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली उसको आपको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन कम होती है तो इनका इंटरेस्ट रेट भी जो होता है वो कम होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्ट रेट चल रहा है कुछ 5.85 के आसपास, यहाँ पे कुछ 8 साढ़े 8 के पास, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या क्रेडिट हिस्ट्री, क्या आपका बढ़िया है खराब है, डिपेंडिंग ऑन, कुछ लोग 10% पे भी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि भाई आपकी अगर हिस्ट्री बढ़िया है कि नहीं बढ़िया। सो ये आपको कंसिडर करना है। अगर आपने ये नहीं करा तो आप ऑब्वियसली गिर सकते। FD मत कराना भाई। गोल्ड आपने बोला है, सजेशन है, अगर ये मान जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं कमाएंगे। अब कल मेरा दोस्त क्या था, कह रहा यार तेरा पॉडकास्ट देख लिया जब तू ऑस्ट्रेलिया में था कि गोल्ड खरीदना है, कह रहा मैंने 50,000 पे गोल्ड खरीदा, 1.35 पे बेच दिया था। अब उसको उसने यूज करके अपना लोन पे ऑफ कर दिया घर का। तो अगर आपको पता है कि एंट्री और एग्जिट क्या है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो यार।
अभी एंट्री, आपको लग रहा है कि गोल्ड में एंट्री नहीं करनी, तो आप गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, अब बता के जा रहा हूं। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा? यूएस की प्रिंटिंग रुकने वाली नहीं है भाई, और जब जितनी भी प्रिंटिंग करोगे उतना जो मेटल है, गोल्ड सिल्वर है और रियल एस्टेट, वो कभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अगेन करेंसी डीवैल्यू हो रही है। करेंसी, जानते हैं जसमीत जी, अभी तक ये कहना चाहते हैं कि जब भी कभी पैसे कमाने या फिर रिटर्न की बात सोचें तो आप दिल से कहीं ज्यादा दिमाग के साथ में सोचें। रिश्तों को लेकर के इमोशनल रहें, लेकिन पैसों को लेकर और पैसे कमाने को और प्रॉपर्टी को लेकर के जरा भी आपको इमोशनल रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई खानदानी हवेली है तो उसे आप रख सकते हैं, उसे लेकर के इमोशनल हो जाइएगा, आपके लिए हेरिटेज बिल्डिंग है वो, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आपको सोचने की जरूरत होती है। सर, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी। मैं बहुत मिलियनेयर्स के साथ और कुछ बिलियनेयर्स के साथ काम करता हूं, उनमें और गरीबों में एक ही फर्क है बस, इमोशंस। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, चेक में रखते हैं, दैट्स इट। कभी आपने गौर करा है कि जब भी आप किसी ऐसे इलाके में जाते हो जो जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पे शांति कितनी होती है, और जब भी आप किसी गरीब इलाके में जाते हो तो वहाँ पे शोर शराबा, अच्छा है, चहल पहल रहती चहल है, पहल, ठीक है मेले भाई, लगे हुए होते हैं। मेरे को शांति चाहिए भाई, that's it। समझ गए ना? यानी अगर मैं आपको कहूं कि अमीर कहीं के, तो आप मुझे कहेंगे गरीब कहीं के। pretty much। तो चलिए, इस गरीब का एक और सवाल। अभी तक हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बड़े शहरों की बात कर रहे हैं ना, मैं टीयर 2 की तरफ भी चलता हूं, और आज लैंड इन्वेस्टमेंट टीयर 2 में बहुत अच्छी कही जाती है अगर आप दिमाग से अगेन स्ट्रेटेजी बना करके चलते हैं तो। मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं जी। मथुरा, वृंदावन, लखनऊ के पास बाराबंकी, चंडीगढ़ के पास में मोहाली, जयपुर या फिर जयपुर के आसपास के शहर, फिर जोधपुर की तरफ चले जाएं, फिर महाराष्ट्र में आप चले जाएं, मुंबई से लगा हुआ भिवंडी का इलाका, या फिर नासिक की तरफ चले जाते हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे लुक्रेटिव, लुभावने से ऑप्शंस जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वो दिखाते हैं। ये टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट क्या ठीक है? दो तरीके से बताइएगा, पैसा कमाना भी और ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से भी, स्कैम से किस तरीके से बचें? क्योंकि मैं वही आज तक एडवाइस करता हूं लोगों को जो मैं खुद करता हूं। आज तक किसी बंदे को ऐसी एडवाइस नहीं दी, या तो मैंने खुद ना करी हो, या जो मेरा नेटवर्क है जिसमें सिर्फ अमीर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस से मैंने ना सीखी हो। कल ही मैं जो ये जितने भी शहरों से आपने शहरों का नाम लिया, उसमें से मैं एक शहर में था। ओके। अब मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ था, ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो जो आप बोल रहे हो मैं बस वही कर रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, और अपने भाई के लिए भी वही कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों के लिए भी वही कर रहा हूँ, अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी वही कर रहा हूँ। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली जगह नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट्स हाउ आई गेट पेड अ लॉट ऑफ मनी, मेरी स्पेशलिटी है, तो वो मैं आपको नहीं, ये थोड़ा सीक्रेसी रख के। पर जो आपने कुछ शहरों का नाम लिया, उन शहरों में हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके। ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोर्स है भाई, जब तक आपने चेन है, आपके पास कागज है, आपके पास रजिस्ट्री है, आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर है वो मैं डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड दैट्स ओके, बिकॉज मैं समझता हूं आपकी तरफ से भी समझता हूं कि भाई आपकी जिंदगी भर की पूंजी है, आप उसको लगाना चाहते हो, आप ऑब्वियसली मेक श्योर करना चाहते हो कि भाई वो अच्छी तरीके से रहे। परफेक्ट है, आप सही कह रहे हो। इसीलिए जो मैं मैटर आपको पहले ही कवर कर चुका हूं कि भारत सरकार को यही दरखास्त है कि जितनी जल्दी आप स्ट्रक्चर लेके आओगे, स्ट्रक्चर करके क्या होगा, वो डर जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि इसकी जरूरत है आपको। हमें चाइना से सीखना चाहिए, हमें पाकिस्तान से नहीं सीखना चाहिए भाई। क्योंकि हम अपने बड़ों से सीखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हम छोटों से सीखने से कोई फायदा नहीं। तो ये कंपैरिजन करना भी आप बंद कर दो। चाइना में बहुत स्ट्रक्चर्ड है हर चीज। मेरा एक दोस्त है जो सिडनी में रहता है, पर उसका जो काम है वो चाइना की एक छोटे टीयर 2 टीयर 3 सिटी में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है। उसका काम ये है कि आप जैसे मान लो कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल राष्ट्रवादी राशिद जो है, एक कप है, पर आप कह रहे यार मेरे को ऐसा कप बनाना जो आज तक बना नहीं है। वो आपको क्या करेगा, कहेगा कोई बात नहीं, आओ। वो आपके साथ बैठेगा, वो आपको वो क्रिएट करके दे देगा।
उसका फ्रॉम जीरो टू स्क्रैच R&D करके आपको सब कुछ करा। कहता जब मैं पहली बार चाइना गया, क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, बहुत आउट ऑफ द बजट हो चुकी है ज्यादातर लोगों के लिए। कह रहा जब मैं फैक्ट्री खोलने गया, मैं टीयर 3 सिटी में गया, उन्होंने मेरे को एक बंदा दिया। सरकार ने खुद अपने आप करे भाई ये ले, उसने सरकार के साथ बात करी कि भाई मैं यहाँ पे बिजनेस लेके आना चाहता हूँ, मैं इतनी नौकरियां आपको दे सकता हूँ, इस गांव में मेरे को इंटरेस्टेड है क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो लोग हैं शायद वो मिल जाएंगे। उन्होंने एक बंदा देकर, ये एक बंदा ही आपको सब कुछ डील करेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? पानी, रोड्स, कुछ भी उसको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे यही बना के देगा आपको। आपको किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको लैंड चाहिए, आपको रोड्स तक कह रहे बना के दे देंगे हम आपको। ओके, आप बस नौकरी क्रिएट करो। ये हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको वाकई भारत को अभी 4 ट्रिलियन है, पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि बताया नहीं जा सकता। और रोने वाले ने रोना है। और जो इंडिया में रहता है, अगले 10 साल उसने पैसे नहीं कमाए, उसको इस कॉफी में डूब के मर जाना चाहिए। सर कम से कम राष्ट्रवादी राशिद वाला मग तो न दिखाएं आप। सॉरी, अब ठीक है। अब ठीक है ना? थोड़ा ठीक लगा लेना। दूसरा कप अभी है नहीं था मेरे पास, ठीक है, तो सॉरी। एग्जैक्टली, रोना बंद कर दो, बस जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। जब रियल एस्टेट की बात हो रही है ना, तो फिर हिंदुस्तान के अलावा दुबई की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज ओह सॉरी, अच्छा, दुबई को आप स्कैम मानते हैं? नहीं, मैंने हालांकि मैंने छींक मारी है भाई। लेकिन छींक में स्कैम सुनाई दिया मुझे। फ्लैट स्कैम। और दुबई को लेकर के ये कहा जा रहा है टैक्सेशन आसान है, टैक्स कम लगता है, और दूसरी बात ये है कि वहां पर अगर आप लोन भी लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी कम है। वहां की सरकारें चीजों को और भी सिंप्लीफिकेशन के साथ में, यानी आसान बना करके रियल एस्टेट को रखती हैं। इस वजह से वहां इन्वेस्ट करना ठीक है। दुबई क्या वाकई में इन्वेस्टर के लिए एक जन्नत है रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? टैक्स हेवन तो डेफिनेटली है, पर फ्लैट्स में इन्वेस्ट नहीं करना। पर ये सुन के मानेंगे नहीं। गरीबों की प्रॉब्लम यही है। मैं बता रहा हूं आपको सब कुछ। 3rd जनरेशन रियल एस्टेट हूं, 732 करोड़ की मैं ट्रांजैक्शन कर चुका हूं, पर ये फिर भी नहीं सुनेंगे। कहीं धोखा भी तो खाया होगा, गलतियां भी तो की होंगी। गलतियां करनी तो जरूरी है ना, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो आप रुक जाओगे क्या? तो जब आपने छोटे होते, जब साइकिल चलाते हुए गलती करी थी, तो पापा ने, तो आप अगर आपने 2-4 बड़ी गलती करी तो पापा ने बोलते कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं, आज से बेदखल कर दिया था उसको। अरे गलतियां तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। उठ तो जाओ ना, मारे क्यों जाते हो? क्या हो गया? जो होना तो हो गया, बस खत्म हो गया यार, मूव ऑन। तो अगर इसको बात भी आपको समझ ना आए तो मैं किसकी गलती है भाई? मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास ऑलरेडी नेक्स्ट दुबई, हमें पता है कहां पे, जहां पे पैसे बनने हैं। एग्जैक्टली। अदर रीजन यही है कि 22% लोग जो हैं इंडिया से, सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इंडियंस हैं दुबई में। ओके, वो टैक्स हेवन 1 है, और ब्लैक मनी को वाइट करने का सबसे बढ़िया तरीका लैंड ही है और प्रॉपर्टी है। बट बीइंग अ स्ट्रेटेजिस्ट, मैं उनको समझता हूं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वुड डू। सर बस एक सेकेंड, यहां पर एक बात जो अभी जसमीत जी ने कही है ना, ये एक हार्श ट्रूथ कहा है। लेकिन ना तो हम, मतलब हम दोनों की बात कर रहा, हम दोनों किसी भी तरीके से करप्शन को एंडोर्स नहीं करते। कैश में आपको कोई काम नहीं करना है, और कम से कम हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी कानून हैं, उन्हें पूरी तरह से फॉलो करना है। सर आई एग्री 100%। पर बीइंग अ स्ट्रेटेजिस्ट, क्योंकि मैं, पता क्या, आप ना सिर्फ एक साइड की बात सोचते हो, पर अगर मैं उनकी जगह पे होऊंगा तो मैं एग्जैक्टली यही करूंगा। मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं भाई, मैं इमोशनल नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरे को पता है एग्जैक्टली कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हम अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करते हैं। भाई मेरा काम है उनको पैसा बचाना, पैसा बना के देना हर चीज में। लेकिन कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। रियल एस्टेट की एक सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है ना, बहुत नेगेटिव पॉइंट क्या आता है रियल एस्टेट को लेकर के, कि जिस वक्त मुझे एग्जिट लेना है, यानी बेच करके निकलना है, बहुत बार मुझे कस्टमर मिलते ही नहीं। मेरे अपने जानने वाले, मेरे बहुत अजीज दोस्त, ये कोविड पीरियड की बात है, जब वो अपने प्रॉपर्टी से निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मार्केट में कस्टमर मिल ही नहीं रहा था। ये भी तो एक बात है ना भाई। SIP है, आप
withdraw कर सकते हो, समझ लो। बमुश्किल 1 या 2 दिन में डाइल्यूट होकर के पैसे आ जाते हैं। स्टॉक्स में भी ऐसा ही है। एफडी भी भाई एक लॉक इन के बाद में एफडी से का भी पैसा निकाल सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ। लेकिन प्रॉपर्टी में आप लॉक हो जाते हैं, अटक करके रह जाते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन है? पर क्या मैं तो नहीं लॉक हो रहा। हर कोई दुनिया में जसमीत सिंह नहीं होता, ये भी समझिएगा। दैट्स ओके। अब कुछ मैं बता रहा हूँ, फिर आप बता के जा रहा हूँ आज। फिर कुछ अनलकी भी होते हैं जसमीत जी। अनलकी तो एक दिमाग का भरम है। ईश्वर करे कि 732 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हम सभी कर सकें। आप कर सकते हो, दम रखो। उस मालिक को कंप्लेन करना बंद करो। वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हें सब कुछ देना चाहता है। तुम्हारी औकात नहीं है लेने की, बस वो एक डिफरेंट मैटर है। तुम उससे मांगते हो टैंकर, तुम्हारे कप जितनी औकात नहीं है तुम्हारी। हम उसको बाप बोलते हैं। तो क्या कोई बाप अपने बच्चे का बुरा चाह सकता है? नहीं। वो चाहता है कि वो गरीबी में मरे, वो गरीब तरह रहे? नहीं। जिसको हम बोलते हैं वो इतना बड़ा कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। जिसके पास सब कुछ है, जो तुम्हें सब कुछ देने के लिए राजी है, जो तुम्हें चाहिए वो ऑलरेडी यहां पे है। जो इन सबको चाहिए ना, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, जो तुम्हें सब कुछ चाहिए ना, वो ऑलरेडी यहां पे है। आप नहीं ले पा रहे हो, ये आपकी गलती है। इलॉन मस्क जैसा बंदा $1 ट्रिलियन का पे पैकेज अप्रूव करवा चुका है और आपके पास कॉफी पीने के पैसे नहीं है। वो भी तो कमा रहा है ना सर। अब वॉरेन बुफे, इलॉन मस्क, बड़े बड़े सपने तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है ना कि मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको ऑफ रिकॉर्ड की, नोएडा में अगर मैं एक प्लॉट खरीदने के लिए गया तो पता ये चला कि आज 75,000 रुपये मीटर है या 50,000 रुपये मीटर है। 6 महीने तक जब तक मैंने अपने पैसे इकट्ठा किए वो 1 लाख पहुंच गया। जब मैं लेने के लिए पहुंचा 1.25 लाख पहुंच गया। आज की तारीख में मैं नोएडा के सेक्टर 100 का एग्जाम्पल देकर के आपको बता रहा हूं, आज 3 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर का वहां पर रेट है। यमुना एक्सप्रेसवे, जहां पर चंद साल पहले लगभग 25 या 30 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर का लैंड था, आज वहां पर भी 1.25 लाख, 1.5 लाख। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन में भी कुछ उसी तरीके के हालात हैं। प्रॉपर्टी कीमत इस तरीके से कंपाउंड होकर के आसमान पहुंच रही है। मैं कैच और ग्रैब कहां पर करूं, यह भी तो बहुत बड़ा सवाल है जसमीत जी। बता के जा रहा हूं, अगर आप यूज कर लोगे तो। और डिटेल में बताइए आप। डिटेल में बताऊंगा। हाँ। आप सब कुछ खुद करना चाहते हो, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं होते। 2 नहीं होते। अगर आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है, किसी ऐसे बंदे को ढूंढ लो जो आपकी सेम सिचुएशन में है। ओके, मिलके कर लो। कंसोर्शियम। एग्जैक्टली, मिलके कर लो ना। क्या प्रॉब्लम क्या है? पेपर तो होने ही है, लीगल सब कुछ, आप एग्रीमेंट भी साइन कर लो, जिगरा बड़ा कर लो। जिगरा बड़ा कर लो। अब बता दिया, अप्लाई तो करना नहीं है 90% लोगों ने। नहीं, पर मैं सच है ना, मैं आप मेरे से पूछ रहे हो, आप होश भी बड़ी हो, निकलवा रहे हो सारा कुछ, और मैं बता भी रहा हूं, पर ये करेंगे नहीं, गारंटेड। ये SIP, SWP, इन सब के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं भाई? इसका भी ROI ठीक है, बहुत बार 13%, 14% इनका जी। मैं दुश्मन इस करके हूं क्योंकि मैं इनमें बिलीव नहीं करता हूं। क्यों नहीं करते बिलीव? क्योंकि मेरा खुद का बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, या शायद मैंने इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं गेन करी। आपका बिलीफ, लेकिन आपका बिलीफ, ये तो खैर मैं मान ही नहीं सकता कि जसमीत जी ने नॉलेज गेन ना करी हो, वो बात अलग है। आप ऐसे कैसे, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है वो उसने स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में, SIP में नॉलेज ना गेन करी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप बहुत सही कह रहे हो, नॉलेज तो मेरे पास है, पर आप ऐसे कह सकते हो कि मैं उसका माहिर नहीं हूं। और यूजुअली क्या होता है कि भाई जो मेरे को चीज नजर नहीं ना आ रही होती सामने से, वो कुछ जमती नहीं, क्योंकि मेरे को पंप एंड डंप पता होता है। आई नो दिस गेम, आपको भी पता है। आपकी एनालाइज करने की शक्ति खत्म हो चुकी है और कुछ नहीं है। दैट्स इट। अगर आप बोलो कि पंप एंड डंप नहीं होता तो फिर आप मूर्ख, आपको नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? होता है। मेरे पास 10 लाख करोड़ का बजट है, आपके पास 1 करोड़ का है, आपको तो मैं खा जाऊंगा, पता नहीं चलेगा आपको। आपने कहा कि रियल एस्टेट में पोर्टफोलियो एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। आपने ऐसा बोला। अगर मैं
अगर मैं आपके सामने 100 रुपए रख दूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप कितना लैंड, कितना रेंटल, टीयर 2, कितने पैसे आप किस तरीके से डाइवर्सिफाई करेंगे अपने 100 रुपए में से? 100 रुपए में से अगर मेरे पास है तो मैं 20 5 टीयर 2 सिटीज में अलग अलग जगह पे करूंगा। अच्छा, 100%। यानी आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सॉरी, इसको मैं जी, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्यूमुलेशन फेज में हूँ, अगर मेरे को अभी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट करी है, तब अगर मेरे को प्रिजर्वेशन मोड में हूँ, फिर मैं उसमें से कुछ पैसा मेट्रो में भी डालूंगा, बिकॉज मेरे को प्रिजर्व करना है। मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे को सिर्फ प्रिजर्व करना है। सो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे हो, उस पर डिपेंड करता ही है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है प्रॉपर्टी में कि आप, चलिए ठीक है, आप अपने आप को एक्सपैंड तो कर लें, आप नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, गुरुग्राम, हर जगह आप थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी बना तो लें, लेकिन मैनेज कैसे करें? छोटे शहर में तो ये भी बहुत बड़ा डर होता है ना कि कोई आकर के जमीन पे कब्जा ना कर जाए। मैनेज करने का तरीका बताइए। प्रॉब्लम सॉल्वर हूं ना मैं, फिर आइडिया ऑलरेडी मेरे दिमाग में है। वी विल स्टार्ट अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी एज वेल, जो कि वो यही काम करेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंडिया में है नहीं है, वेल है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जो होना चाहिए। एक अपना रैपिड फायर राउंड शुरू करें इससे पहले कि पॉडकास्ट को वाइंड अप करूं। तैयार हैं आप? बचपन से तैयार हूं मैं, बहुत ही बॉर्न रेडी। बहुत ही कटीले सवाल होने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक सवाल होने वाले हैं, ये याद रखिएगा। हंसी आ रही है मेरे को, चलो पर कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड? क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन, सॉरी स्किप। प्रॉपर्टी या फिर क्रिप्टो? स्किप। प्रॉपर्टी या सोना? प्रॉपर्टी। स्किप। प्रॉपर्टी या चांदी? स्किप। रेजिडेंशियल या कमर्शियल? कमर्शियल। हाई स्ट्रीट? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर प्लीज प्लीज प्लीज। रेजिडेंशियल उनके लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कमर्शियल उनके लिए जिनको प्रिजर्व करना है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा बन चुका है। सो इसलिए कमर्शियल मेरे लिए, और जो क्लाइंट्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा ज्यादा, उनके लिए भी इन्वेस्ट कमर्शियल। हाई स्ट्रीट रिटेल या सोसाइटी शॉप्स, और क्यों? दोनों ही नहीं। प्रॉपर्टी इन नोएडा और प्रॉपर्टी इन ग्रेटर नोएडा? ग्रेटर नोएडा। प्रॉपर्टी इन गुरुग्राम, प्रॉपर्टी इन फरीदाबाद? फरीदाबाद। प्रॉपर्टी इन टीयर 1, प्रॉपर्टी इन टीयर 2? टीयर 2। प्रॉपर्टी इन मेट्रो, प्रॉपर्टी इन नॉन मेट्रो, ऑल्दो ये सवाल सेम है। नॉन मेट्रो। प्रॉपर्टी से आप मिलियनेयर बन सकते हैं या बिलियनेयर, और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइएगा। प्रॉपर्टी से आप मिलियनेयर भी बन सकते हो और बिलियनेयर भी बन सकते हो, और ज्यादा मिलियनेयर और बिलियनेयर हमेशा 90 to 95% ऑफ द मनी वो प्रॉपर्टी से ही कमाते हैं। क्या जसमीत कभी बैंकरप्ट हुए? ऑलमोस्ट। वेल 18 साल का जब मैं था तो हम एज अ फैमिली बैंकरप्ट, ऑलमोस्ट हम बैंकरप्ट थे, बिकॉज पापा को कुछ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी और उनका क्रेडिट कार्ड के जाल में आप बोल सकते हो फंस गए थे, और दैट्स इट। वो गलती थी वो, जो कि उस गलती से मैं सीखना चाहता था। मेरे बाप जैसा बाप नहीं है। अगर उनसे एक गलती हुई है तो उनसे 99 जो उनकी खूबियां हैं उनको मैं बिल्कुल छुपाना नहीं चाहता। उनको मैं हमेशा बताता हूँ कि इट्स ओके। हो सकता है कि बंदा बहुत अच्छा हो पर उसको फाइनेंशियल नॉलेज ना हो, एंड दैट्स ओके, उसमें कोई खराबी नहीं है। सो वो जो 99 चीज़ें मेरे फादर साहब की हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। उनको मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। उनकी गलती एक छोटी सी बताने के लिए, वो बहुत तुच्छ मात्र गलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो उन्होंने मेरे को सिखाया है वो शायद और कोई नहीं सिखा सकता था। प्रॉपर्टी इन इंडिया, प्रॉपर्टी इन दुबई, वाई, क्यों? प्रॉपर्टी इन इंडिया। क्यों? ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टी इन इंडिया, प्रॉपर्टी इन न्यूजीलैंड? प्रॉपर्टी इन इंडिया। प्रॉपर्टी इन इंडिया, प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया? अब इसको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को इकट्ठा लेके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे हो, कौन से मोड में हो, कौन से फेज में हो, उस पर डिपेंड करेगा। सो प्रिजर्वेशन मोड में हो तो 100% ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और अगर एक्यूमुलेशन में हो तो फिर इंडिया इज द नंबर। धुलेरा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे? ऑनेस्टली ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं है, बिकॉज फिर लोगों को लगेगा मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू एंडोर्स एनीथिंग, बिकॉज आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। दोनों इक्वली ठीक भी हो सकते हैं, इक्वली खराब भी हो सकते हैं। सो इस आंसर को मैं ऐसे ही रखना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने आपको बोला था ऑफ कैमरा, लोगों के पास कॉम्प्रीहेंड करने का, सुनने का भी अंदाज या कैपेबिलिटी नहीं होती। बिल्डर्स डेवलपर होते हैं या फिर स्कैमस्टर्स?
अच्छे बिल्डर्स और डेवलपर्स एक सोसाइटी के लिए गिफ्ट होते हैं, और जो स्कैमस्टर्स होते हैं उनको तो वैसे भी जितनी जल्दी होता है उतना बाहर निकालना चाहिए। प्रॉपर्टी में ग्रोथ की गारंटी क्या है? बहुत ज़्यादा, कैसे? क्योंकि पैसा प्रिंटिंग रुकेगी नहीं। अभी अभी बहुत तगड़ी साजिश चल रही है जो यूएस करने की कोशिश कर रहा है, और इस करके वो रुकने वाली नहीं है। 4 गलतियां जिनसे बचने की जरूरत है। गंदे माइंडसेट लोगों का, चाहे वो दोस्त हों चाहे वो रिश्तेदार हों। पार्टी करने से बचो, कभी कभी ठीक है, मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो गए हो। लेट उठने से बचो, और अपने आप से ना बैठने से बचो। एग्रीकल्चर लैंड या फिर फार्म हाउस? एग्रीकल्चर लैंड, अगेन डिपेंडिंग ऑन कितना पैसा कुछ है। मी पर्टिकुलर, क्योंकि मैं अगर आपके पॉडकास्ट पे अगर आपने 22 साल की करियर में किसी एक्सट्रीम प्रैक्टिकल बंदे से बात करी है ना, वो मैं हूं। अगर प्रैक्टिकलिटी की कोई एक्सट्रीम वर्जन है वो मैं हूं। पता क्या, मेरे को जीरो इमोशंस, कोई आखिरी zero। मेरा चैलेंज है, आखिरी के जो 2 सवाल हैं रैपिड फायर राउंड में, वो सबसे ज्यादा आपके लिए मुश्किल होने वाले हैं। सिर्फ आखिरी के 2 सवाल। कोशिश कर लो। जसमीत MIIT वाले जसमीत इन्वेस्टर्स के मीत हैं या दुश्मन? मैं सबसे तगड़ा मीत हूं आपका। आपको मेरे से बड़ा मीत मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं टॉप 1% खुद हूं और मैं उनके साथ ही काम कर रहा हूं। आखिरी सवाल, अगर ये सिंह किंग है तो बाकियों को गरीब क्यों मानता है? क्योंकि मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरे वर्ड्स अलग हो सकते हैं, पर मेरी इंटेंशन इतनी साफ है कि शायद आपकी सोच के परे है। पर अगेन, जैसे एक बढ़िया डॉक्टर जिसको कई बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मैं वो ही किंग हूँ जो आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अपनी ज़िंदगी बढ़िया कर लो। एंड में बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से, बिना किसी को गरीब मानसिकता वाला कहे हुए एक प्यारा सा मैसेज प्यार से दीजिएगा। इंजेक्शन नहीं, अच्छी मीठी गोली भी होती है, होम्योपैथी वाली होती है, धीरे धीरे करके असर करती है। अच्छा सा काढ़ा दे दीजिए। ये इंजेक्शन लेकर के बार बार सर्जन बनने की कोशिश न किया करें। एक बार बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से, और चूंकि मैंने ऑफ रिकॉर्ड ये भी देखा है कि आप में कुछ तो ऐसी बातें हैं, मैं खुद भी बहुत हैरत में पड़ गया। आपने मुझे ये तक भी बता दिया था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उसी शक्ति के साथ में कोई अच्छा प्यारा सा मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। वो आपको सब कुछ देना चाहता है, आप लेने वाले बन जाओ। वो चाहता है तुम अमीर बन के जियो, तुम्हारे पास सब कुछ हो, लेने वाले बन जाओ बस। आप लेने वाले नहीं बन रहे हो, वो देने के लिए राजी है। मैं अंत में अपना एक फैसला सुनाना चाहता हूं व्यूअर्स के सामने और आपको लेकर के। जानते हैं दोस्तों, जसमीत झूठे हैं। झूठ बोला इन्होंने कि इमोशनल नहीं है, क्योंकि जब इस पॉडकास्ट स्टूडियो में कदम रखा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को कुछ अच्छा, कुछ बेहतर और समझदारी वाला दे करके जाना चाहता हूं। ऐसा सिर्फ एक इमोशनल इंसान कह सकता है। जसमीत झूठे हैं क्योंकि ये बार बार आपको गरीब कहते हैं। इसके पीछे की इनकी मानसिकता ऑफ रिकॉर्ड पहली बार मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं जसमीत को, इनके झूठ को, क्योंकि इनका ये कहना होता है कि जब दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी, और इसीलिए मैं बार बार लोगों को गरीब मानसिकता वाला कह करके उन्हें जगाने की कोशिश करता हूं। जसमीत झूठे हैं जहां पर ये कहते हैं कि लोग बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि जसमीत का ये कहना है कि मैं लोगों को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाना चाहता हूं ताकि घपला, घोटाला, स्कैम से बच करके रहें। और इसीलिए इस झूठी शख्सियत से, इस झूठे गेस्ट से मुझे बड़ी मोहब्बत रही, बहुत प्यार रहा, और आप भी बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूं, इस झूठे गेस्ट से। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मेरा वर्डिक्ट ठीक है? ये तो आप और ऑडियंस डिसाइड करेगी, मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता। यू आर सच अ लवली पर्सन, वेरी डायनामिक, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अपना बेशकीमती समय आपने दिया, और मेरी सिर्फ एक कॉल पर आप मेरे व्यूअर के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपने एंजॉय भी किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा। अंत में मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, स्कैम्स की बात हम नहीं करते, रिकमेंडेशन नहीं देते, गारंटी नहीं देते, लेकिन हाँ, आपके लिए समझदारी वाला फैसला आप खुद करें। ड्यू डिलिजेंस यानी
ठोक बजा करके ही इन्वेस्टमेंट करें। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।